हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी जीडी 2023 के 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जे के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इंडिया में कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में। और इस टाइम में हमारे कंट्री में वायसराय कौन थे? तो इस टाइम में वायसराय थे लॉर्ड रिपोन थे। वायसराय ऑफ इंडिया इन 1881 लॉर्ड रिपोन। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? इंडियाज फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिंक्रोनस मतलब हुआ फ्रेंड्स एक ही टाइम में सेंसस को कंडक्ट करा जाना। तो ये कब हुआ था? ये भी हुआ था 1881 में। इस टाइम में भी कौन थे वायसराय? तो ये लॉर्ड रिपोन थे। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया में जो है सेंसस कब स्टार्ट किया गया? इंडिया में जो है फ्रेंड्स सेंसस वो 1872 में स्टार्ट किया गया। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम census was started in which year? Census was started in which year? अगर ये क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है सेंसस स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1872 में। तो इस टाइम में 1872 में हमारे कंट्री में वायसराय कौन थे? इस टाइम में वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का है? तो ये जो है ये बिहार स्टेट है। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे कंट्री में किस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है? वो है बिहार। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है, मतलब हाईएस्ट के प्लेस पे अगर हम लोवेस्ट कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अभी हमारे कंट्री का जो है पॉपुलेशन जो है 2001 से लेकर 2011 के बीच कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट क्या है, कितना परसेंट से ग्रो किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 to 2011 ग्रू बाय कितना परसेंट से इंक्रीज किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17.70%। 17.7%। ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि डेंसिटी जो है हमारे कंट्री का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी हमारे कंट्री का क्या है? डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये फ्रेंड्स ये जो डाटा है ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आ जाए कि रूरल एरियाज़ का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है टोटल का? तो रूरल मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? रूरल एरियाज मतलब हुआ
गांव वाला एरिया, तो इसका पॉपुलेशन जो है वो है टोटल हमारे कंट्री का पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, ये 68.8% है। अगर वहीं हम बात करें 68.8%, ये रूरल है। अगर हम बात करें अर्बन की, मतलब शहरी एरियाज़, शहर का जो एरिया है अर्बन एरियाज़ पॉपुलेशन, तो ये कितना परसेंटेज है, ये है हमारे कंट्री का, जो आप 100 में 68.8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31.2%। तो ये है हमारा अर्बन का 31.2%। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ का जो पॉपुलेशन है इसका डिफरेंस क्या है परसेंटेज फॉर्म में, ये है हमारा 37 इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 37.6% है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है कि दोनों का जो है परसेंटेज डिफरेंस क्या है, तो 37.6%, ये फ्रेंड्स एसएससी में आ चुका है। और ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आया है कि लिटरेसी रेट का डिफरेंस जो है हमारे कंट्री का क्या है एज पर सेंसस 2011, लिटरेसी रेट डिफरेंस, ये फ्रेंड्स ये भी आपको याद कर लेना है। ये लिटरेसी रेट डिफरेंस जो है ये है 16.68%। इसमें मेल का क्या है, मेल का है 82.14%। अगर वहीं बात करें फीमेल की तो ये है 65.46%। तो अगर आप फ्रेंड्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1991 से लेके 2001 के बीच पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था परसेंटेज फॉर्म में, ये था 21.5%। और 2001 का 2011 के बीच ये क्या था, ये तो हमने देख लिया 17.7%। ये फ्रेंड्स दोनों डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अरेबिका कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया। तो किस स्टेट में जो है अरेबिका कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है, ये है स्टेट कर्नाटका। सो कर्नाटका इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये रह जाता है, अरेबिका कॉफ़ी जो है ये इसको हम एक और कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अरेबिक कॉफ़ी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अरेबिक कॉफ़ी। अब फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डैश एज द डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि रिसिप्ट जो है या बोले तो शेयर, ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेडीमेबल, दूसरा होता है नॉन रेडीमेबल। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक होता है नॉन रेडीमेबल, रेडीमेबल रिवेन्यू और वी कैन से शेयर। तो ये क्या होता है, ऐसा रिवेन्यू या शेयर जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जिसमें कैपिटल को रिफंड कर दिया जाए, उस शेयर या रेवेन्यू रिसिप्ट को हम क्या कहेंगे, रेडीमेबल। मतलब कंपनी जो है कैपिटल कैन बी refunded after a fixed period, after a fixed time period। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप जो हैं रेडीमेबल रिवेन्यू में आप जो है गवर्नमेंट पर आप एक क्लेम लगा सकते हैं। मतलब वी कैन लीड अ क्लेम ऑन गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स हम
रेडीमेबल रेवेन्यू रिसिप्ट या शेयर क्या होता है? ऐसा शेयर या रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें कैपिटल को जो है, मतलब पैसा जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया है उसको जो है रिफंड कर दे हमको, मतलब हमको लौटा के दे दे कोई फिक्स टाइम पीरियड में, जैसे कि 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद वो जो है पैसा हमको कंपनी द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा, हमको दे दिया जाएगा। तो ऐसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट या शेयर को हम क्या कहते हैं? रेडीमेबल कहते हैं। तो इसका और इस फ्रेंड्स इसमें रेडीमेबल रेवेन्यू रिसिप्ट या शेयर में हम जो है गवर्नमेंट के पर हम एक क्लेम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट नॉन रेडीमेबल की, नॉन रेडीमेबल रेवेन्यू रिसिप्ट्स और शेयर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और शेयर, ये क्या होता है? जिसमें कैपिटल को जो है वाइंडिंग बिफोर द वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, कैपिटल को जो है रिफंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कैपिटल can't be refunded before winding up of a company। इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका? इसमें हम गवर्नमेंट पर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। नॉट लीड अ क्लेम ऑन गवर्नमेंट। चलिए इसको समझते हैं। नॉन रेडीमेबल रेवेन्यू शेयर और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ये एक ऐसा रेवेन्यू शेयर या रिसिप्ट होता है जिसमें क्या होता है? कैपिटल को जो है रिफंड कर दिया जाता है बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। जिसमें वाइंडिंग अप मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मतलब जिसमें कंपनी जो है बंद हो जाए। कंपनी जब तक बंद ना हो जाए तब तक पैसा वापस नहीं करेगी। मतलब कंपनी कब पैसा वापस करेगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी तब ही कंपनी पैसा वापस करेगी। तो ऐसा जो होता है, तो ऐसा होता है नॉन रेडीमेबल रेवेन्यू में। इसमें कंपनी पैसा वापस करती है, पर कब? जब वो कंपनी बंद हो जाए तब। ऐसे बीच में मतलब फिक्स टाइम पीरियड में नहीं करती है। जैसे कि हमने देखा था कि रेडीमेबल में 5 साल 10 साल या 15 साल था, तो लेकिन इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। जब कंपनी जब बंद होगी तभी वो पैसा जो है, मेरा कैपिटल जो है उसको दिया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, चाहे वो 20 साल हो या 30 साल हो या फिर 50 साल हो, या अगर नहीं बंद हुआ तो नहीं करेगा। तो इसमें जो है आप जो है गवर्नमेंट पर जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये है नॉन रेडीमेबल रेवेन्यू रिसिप्ट या शेयर। अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डैश एज दे डू नॉट लीड अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। तो ऐसा रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते हैं जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट को? तो ऐसे रेवेन्यू रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं? नॉन रेडीमेबल। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब फिर हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो चलिए इसको रीड करते हैं। विच स्टेट वन द विजय हजारे ट्रॉफी इन 2017-18? तो ये स्टेट है कर्नाटका। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आ जाए कि 2022-23 का जो है विजय हजारे ट्रॉफी, ये कौन सा स्टेट जो है इसको जीता है? तो ये है सौराष्ट्र। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थैंक्सगिविंग फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र वेयर बुल्स आर ऑनर्ड एज दे आर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसेबल टू फार्मिंग। तो इंडिस्पेंसेबल का अर्थ क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है जरूरी या आवश्यक। तो
थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र हम किसको कहते हैं? थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल, इसमें क्या किया जाता है पोला फेस्टिवल में? इसमें जो बुल होता है उसकी पूजा की जाती है महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की फेस्टिवल की, तो महाराष्ट्र का जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल किसे कहा जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड गुड़ी पुडवा। अगर हम महाराष्ट्र की अदर फेस्टिवल को जाने तो वो है कौन सा? वो है एक गणेश चतुर्थी है, ये तो पूरा फेमस है। गणेश चतुर्थी कहाँ का फेस्टिवल है? महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। एक और जो है फेस्टिवल जो महाराष्ट्र का फेमस है वो है नागपंचमी। नागपंचमी महाराष्ट्र में का ये मेन पर्व है, वैसे ये बिहार में भी मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कन्क्वेयर द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोवर टू कलाइज in 1958 and also the only man to swim the oceans of the river continents in one calendar year in 1966। तो ये कौन थे तैराक जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए डोवर से लेकर कैलाइज तक 1958 में, और ओशियंस ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स को भी ये मतलब स्विम तैरे? तो ये थे मिहिर सेन। अगर मिहिर सेन की बात करें तो मिहिर सेन जो हैं ये इनको जो है कब भारत में जो है इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया? इनको मिहिर सेन को पद्म श्री से सम्मानित 1959 में किया गया। पद्मश्री मिला मिहिर सेन को 1959 में। 1959 में अगर हम मिहिर सेन की बात करें तो इनको जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? इनको पद्म भूषण से सम्मानित 1967 में किया गया। पद्म भूषण 1967 में मिहिर सेन को सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? यह है भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो नंबर 1 पे जो आता है फ्रेंड्स वो किसका नाम आता है? भारत रत्न का। भारत रत्न। अगर वहीं हम बात करें सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ये कौन है? पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण। अगर हम बात करें थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया तो ये कौन है? पद्म भूषण। अगर हम बात करें फोर्थ लार्जेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? पद्मश्री है। इनको जो मिला है मिहिर सेन को पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है। अगर हम बात करें ये चारों जो अवार्ड है भारत रत्न और पद्म अवार्ड, इनकी शुरुआत कब किया गया था? ये किया गया था 1954 में। किसी का भी हो, भारत रत्न भी 1954 में हुआ स्टार्ट, पद्म विभूषण भी 1954 में, पद्म भूषण भी 1954 में, पद्मश्री भी 1954 में स्टार्ट किया गया हमारे कंट्री में। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। चलिए इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 7th 5-year प्लान। अब हम जान लेते हैं कि 7th 5-year प्लान का जो है टाइम पीरियड वो कब से कब तक था। ये था 1980
1985 से लेके 1990 तक। तो इस टाइम में हमारे कंट्री में पीएम कौन थे? 1985 में से लेकर 1990 के बीच में हमारे कंट्री में पीएम थे राजीव गांधी थे। तो इस टाइम में ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे 5 ईयर प्लान का, जो कि 7th 5 ईयर प्लान था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमारे कंट्री में जो है फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, और सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5 ईयर प्लान, एक नंबर 1 पर जो आता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस टाइम में फ्रेंड्स 1985 से लेकर 1990 के बीच जो है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी टाइम में फ्रेंड्स हमारे कंट्री में जो है 7th 5 ईयर प्लान से 1 साल पहले फ्रेंड्स मतलब 1994 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया था। इंदिरा गांधी वाज मर्डर्ड। इन्हीं के प्लेस पे जो है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी का 1984 में मर्डर किया गया था, और उसके बाद जो है कहाँ मर्डर किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली में। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 8 नंबर का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? किसके थ्रू इलेक्ट किया जाते हैं प्रेसिडेंट? तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के बारे में किस पार्ट में कहा गया है? ये पार्ट 5 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई है। और पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, तो ये जो है अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपना रिजाइनेशन वीपी को देते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और प्रेसिडेंट कौन सा पावर को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? ये करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी कानून को लागू करना, ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। मतलब कोई बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है, कब? जब तक कि उस पर एक प्रेसिडेंट का साइन ना हो जाए। ओके, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए यूनियन इज शैल बी वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो ये जो है डिफेंस फोर्सेस के क्या होते हैं? सुप्रीम कमांड होते हैं। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितने भी डिफेंस फोर्सेस को सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट को कहा जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो कैसे होता है? मतलब उसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें फ्रेंड्स 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे किसके? लोकसभा के या राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ LS मतलब लोकसभा एंड RS मतलब राज्यसभा।
जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो फ्रेंड्स इलेक्टेड मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं। अगर हम बात करें क्या विधानसभा से भी होता है? यस फ्रेंड्स, विधानसभा के भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, ये पार्टिसिपेट करते हैं। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट करते हैं? विधान परिषद नहीं फ्रेंड्स, वो नहीं करते हैं। और वो जानते हैं, आप जानते हैं कि वो 6 स्टेट में ही है विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम उसमें उसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं और विधानसभा के मेंबर को क्या कहते हैं? हम एमएलए कहते हैं। और लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर को क्या कहते हैं? हम एमपी कहते हैं। तो एमएलए लेते हैं लेकिन एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में और कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ये करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, मतलब यही 2 यूटी है, 2 यूनियन टेरिटरी है जिसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे जो हैं इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की हो या फिर विधानसभा की हो या फिर अगर यूटी की बात करें तो 2 ही यूटी पार्टिसिपेट करेगा, 2 ही यूटी का इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली का और पौंडीचेरी का। अब फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है ये किस सिस्टम के थ्रू होता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के थ्रू। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आपको क्या याद रखना है? सिस्टम, कौन सा सिस्टम जो होता है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, ये कौन सा कमीशन करवाता है? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट, ये जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किसको कंडक्ट करवाता है? ये जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यही कमीशन करवाता है। अगर हम बात करें जो है टर्म की, प्रेसिडेंट जो है कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? ये जो है इलेक्ट किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन। और प्रेसिडेंट जो है इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? और प्रेसिडेंट कैन मे बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? ये जो पार्लियामेंट है उसमें जो है ये एक टाइप का, उसमें मेजॉरिटी जो है प्रूव करना होता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट का हम उससे मतलब उसको पोस्ट से हम रिमूव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि इम्पीचमेंट जो है हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हैं? ये स्टार्ट किया जा सकता है किसी से भी, चाहे आप लोकसभा से करें और स्टार्टेड अदर बाय लोकसभा और राज्यसभा। स्टार्ट जो होता है अदर बाय लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल के लिए जो रिमूव जो करते हैं इम्पीचमेंट से, वो हम लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला कि हमें कितना एज का होना चाहिए, हमारा जो एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड, हमें जो है सिटीज़न किस कंट्री का होना चाहिए? इंडिया का प्रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया का ही सिटीज़न हमें होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें होना चाहिए। थर्ड ये है
कि प्रेसिडेंट जो होता है ये लोकसभा का जो मेंबर होता है, मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे मस्ट बी क्वालिफाइड, मस्ट बी अगर शॉर्ट में लिखें तो लोकसभा मेंबर क्वालिफाइड, एल एस मेंबर, लोकसभा का मेंबर बनने में जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको क्वालिफाई करना होगा तो ही हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रह जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ और अफर्मेशन, उसको जो ओथ और अफर्मेशन जो है कौन दिलाता है, उसको जो है ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ और अफर्मेशन टू द प्रेसिडेंट बाय, ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में मान लेते हैं अगर एब्सेंस है तो इनके एब्सेंस में कौन दिलाएगा ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट को, तो ये दिलाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का वही जो है शपथ ग्रहण दिलवाएंगे राष्ट्रपति को, सीनियर मोस्ट जज ऑफ एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। मोस्ट एंड मार्चांटिया कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग, ये फ्रेंड्स आ गया है प्लांट किंगडम से क्वेश्चन। चलिए हम प्लांट किंगडम को देखते हैं। प्लांट किंगडम जो होता है फ्रेंड्स ये दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट किंगडम एक हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उसके बॉडी पार्ट कैसा है उस बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या रहेगा, सेम बॉडी पार्ट होगा, सेम बॉडी पार्ट, और इस साइड कैसा रहेगा, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। सेम बॉडी पार्ट का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो भी प्लांट है, जो भी प्लांट किंगडम है तो इसका जो होगा सारा बॉडी पार्ट क्या होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा। तो ये जो आएगा ये किस कैटेगरी में आएगा, इसको कहेंगे कि ये जो है सेम बॉडी पार्ट वाला है। तो सेम बॉडी पार्ट वाला का क्या नाम है, सेम बॉडी पार्ट वाला का जो नाम है वो है थैलोफाइटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। इसको थैलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड हो, तो डिफरेंशिएटेड हो मतलब उसका बॉडी पार्ट अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू रहेगा और एक में वैस्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा। वैस्कुलर टिश्यू मतलब प्लस कर देते हैं, मतलब इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू VT, वैस्कुलर टिश्यू माइनस मतलब वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। अब जानते हैं हम वैस्कुलर टिश्यू होता क्या है। जैलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जैलम और फ्लोएम को। अब जैलम और फ्लोएम का हम वर्क फंक्शन भी देख लेते हैं। जैलम क्या करता है, जैलम जो है और फ्लोएम दोनों जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, ये रूट से लेके, प्लांट का रूट से लेके रूट से लेके लीफ तक जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको कहते हैं हम
मतलब किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कौन करता है ये करता है जाइलम टिश्यू। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है इसका वर्क क्या है, फ्लोएम जो है ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है और ये एक टिश्यू है। तो फ्लोएम जो है कौन सा काम करेगा, ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ, तो लीफ से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट को जो है ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से, लीफ से लेके, लीफ में है तो उसको लीफ से लेके टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसा कि हम अभी देखे थे कि एक वैस्कुलर होता है, एक जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। तो इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यू वाला, एक नॉन वैस्कुलर जिसमें वैस्कुलर टिश्यू ना हो। तो वैस्कुलर टिश्यू मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है उसको हम कहते हैं ट्रेयोफाइटा। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल में जैसे आ गया मोस एंड मार्चांटिया, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। मोस एंड मार्चांटिया जो है किस कैटेगरी में आता है, ये जो आता है ब्रायोफाइटा में आता है। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मोस एंड मार्चांटिया कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका राइट आंसर इज ब्रायोफाइटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है, विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। तो जैसे हमारा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं इंडिया का मैप से जो है बीच से कौन सा जो है लाइन, लैटिट्यूड जो है लैटिट्यूड लाइन पास करता है। जैसे कि हम इंडिया का मैप बना रहे हैं रफली, ये फ्रेंड हमने इंडिया का मैप बनाया है। तो यहाँ का इसको जो है फ्रेंड्स जो पूरा बीच से जो डिवाइड करेगा इसको हम कौन सा, ये लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड उसको कहते हैं जो कि कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इक्वेटर है, ये क्या हुआ, इक्वेटर हुआ। इक्वेटर है मतलब ये क्या है, 0 डिग्री है। ये जो है 23.5 डिग्री, ये क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो है मिडिल ऑफ इंडिया से ये लैटिट्यूड लाइन ये पास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम जान लें यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से पास करता है। क्वेश्चन क्या था, विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल, विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये जो पास करता है ये 8 स्टेट से पास करता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसको याद रखना है आपको बस, गमछा झाड़ मित्र पर। तो 8 स्टेट्स जो है फ्रेंड्स, इसमें 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो इसको याद रखना ट्रिक है, गमछा झाड़ मित्र पर। ग मतलब क्या हुआ, गुजरात हुआ। म मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, MP जिसको कहते हैं।
थर्ड क्या है, छ छा मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़। फोर्थ नंबर पर क्या है, झाड़ मतलब झारखंड हो गया। 5 में क्या है, मी मतलब क्या हुआ, मिजोरम। त्र मतलब क्या हुआ, त्रिपुरा हुआ। प मतलब क्या हुआ, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, जिसको हम WB भी कहते हैं। 8 में क्या है, र मतलब राजस्थान। ये 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ये क्या है, सॉरी ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पास कर रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, जो पास करता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अगर हम यहाँ से पास करता है 23.5 डिग्री साउथ से, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये अराइज होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो पास करता है, ये जो है किस रिवर को जो है 2 बार क्रॉस करता है, और वो रिवर इंडिया में है। ये है जो है फ्रेंड्स, ये रिवर है, इसका नाम क्या है, माही रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माही रिवर को जो है 2 बार क्रॉस करता है हमारे कंट्री में। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में। प्राइम मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ये क्या होता है, ये 0 डिग्री पे ये रहता है प्राइम मेरिडियन, और इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन हम प्राइम मेरिडियन को, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है ये ग्रीनविच से क्रॉस करता है, और ग्रीनविच मतलब ग्रीनविच से पास करता है। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच लंदन में है, और लंदन कहाँ है, ये UK में है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 10th तो हमारा हो गया, अब हम 11th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इन अगस्त 2022। ये जो है ये अपॉइंट किया गया है ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं। उन्हीं को मतलब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऋषभ पंत इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अभी किसकी सरकार है, तो ये है एन पुष्कर सिंह धामी का है, CM ऑफ उत्तराखंड। CM ऑफ उत्तराखंड, CM ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड को फ्रेंड्स UK हम लिख देते हैं शॉर्ट में, तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में क्या है, डैश फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर कौन सा स्कीम है जो आता है, ये स्कीम जो है इसका नाम है समर्थ स्कीम, SAMATH। समर्थ स्कीम जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। समर्थ समर्थ का
फुल फॉर्म क्या होता है? समर्थ का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन on use of agro residue in thermal power plant in thermal पावर प्लांट। तो बस स्कीम है। तो फ्रेंड्स समर्थ का स्कीम समर्थ का जो है फ्रेंड्स फुल फॉर्म हमें याद रखना है। ये क्या है? सस्टेनेबल, एस स्टैंड फॉर सस्टेनेबल, एग्रेरियन, ए फॉर एग्रेरियन, एम फॉर मिशन, ऑन यूज ऑफ, ए फॉर एग्रो, आर फॉर रेसिड्यू, टी एच फॉर, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? थर्मल हो गया। ये हमको याद रखना है। समर्थ स्कीम जो है इंडिया में कब लॉन्च किया गया? समर्थ स्कीम जो है इंडिया में 2017 में लॉन्च किया गया है। और समर्थ स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है? समर्थ स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि ये प्रोवाइड कर सके गेनफुल और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। किसको? तो यूथ को, ताकि ये प्रोवाइड कर सके, टू प्रोवाइड gainful and sustainable employment to the youth। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। और इस कारण से हमारे कंट्री में 2017 में समर्थ स्कीम को लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें समर्थ स्कीम की, तो समर्थ स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ये MSME द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे 13th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स द कलिंगा वॉर वाज फाउट। अब फ्रेंड्स कलिंगा वॉर जो है कौन सा दो किंग के बीच लड़ा गया? ये जो लड़ा गया ये थे अशोक मौर्य, जिसको अशोका द ग्रेट भी कहते हैं, अशोका मौर्य वर्सेस अनंत पद्मनाभा के बीच। अनंथा पद्मनाभा। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत अशोका द ग्रेट की हुई थी। अशोक जो है अनंत पद्मनाभा को हरा दिए थे। अनंत पद्मनाभा कौन थे? ये थे कलिंग वाला जो एरिया है उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ के ये किंग थे। और अशोक और अनंत पद्मनाभा के बीच कलिंगा वॉर लड़ा गया। अब फ्रेंड हम ये कलिंगा वॉर जो है कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 261 BC में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि अशोक मौर्य जो है वो अपना अंपायर को क्या करना चाहते थे? एक्सटेंड करना चाहते थे। वाई टू एक्सटेंड मौर्यन अंपायर। ये फ्रेंड्स अशोक जो हैं कलिंगा से युद्ध क्यों किए? तो इसलिए क्योंकि अशोक के जो दादाजी थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कलिंगा पर वो अटैक करते हैं, लेकिन वो हराने में नाकामयाब रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उस पर लड़ाई किए थे कलिंगा से, लेकिन कलिंगा जो है उसको हरा देते हैं। तो इसलिए जो है कलिंगा से जो है बदला लेने के लिए सम्राट अशोक जो थे वो दोबारा उस पर आक्रमण करते हैं कलिंगा पे। तो इस बार ये होता है
कि अशोक जो है वो जीत जाते हैं कलिंगा वार को। अगर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करें अशोक की, तो अशोक का जो है अशोक जो है फ्रेंड्स ये जो है कलिंगा वार जो लड़े, इसमें कितना लोग इसमें मरे थे? इसमें जो है 1 लाख पीपुल जो है 1 लाख लोग जो है मर गए थे। और कलिंगा वार में कितना लोग को जो है बंदी बना लिया गया था? 1.5 लाख 1.5 लाख पीपुल को क्या किया कर दिया गया था? इम्प्रिजन्ड। तो ये कर लिया गया था फ्रेंड्स। अशोक मौर्य ने ये एक्सेप्ट किए हैं अशोक मौर्य जो हैं ये फ्रेंड्स कलिंगा वार ये लड़े। और इस वार में जो है फ्रेंड्स कलिंगा वार में इन्होंने 1 लाख को इन्होंने मतलब हत्या किए और 1.5 लाख को बंदी बना लिए। और फ्रेंड्स हत्या जो हुआ 1 लाख लोगों का, उनका ब्लड से जो है फ्रेंड्स एक रिवर बन गया था कुछ टाइम के लिए। और वो रिवर जो है लगभग 1 और 2 ईयर जो है वो फ्लो किया था कलिंगा वाले एरिया में। ये अशोक मौर्य जो फ्रेंड्स कलिंगा वार लड़े, ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो है अशोका मौर्य को जो है बहुत आगे जो है गिल्ट फील हुआ कि हमने जो है बेकार ही कलिंगा पे वार कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने जो है इस वार के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि वार से जो है वार का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा दर्दनाक होता है। और इसके बाद इनको बहुत ख़राब लगा फ्रेंड्स। उसके बाद अशोक जो है कलिंगा वार के बाद बुद्धिज़्म को जो है बुद्धिज़्म रिलीजन को ये अडॉप्ट कर लिए, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिए। और किसके कहने पे ये अडॉप्ट किए थे बुद्धिज़्म को? ये किए थे तीसा एक बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट गुरु थे। तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के अशोक मौर्य जो हैं इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। अगर हम बात करें अशोका द ग्रेट जो हैं फ्रेंड्स, अशोका द ग्रेट जो हैं ये कलिंगा वार लड़े। ये जो हैं कलिंगा वार जो हैं ये लड़े 261 BC में। ये जो लड़े जो हैं ये किस रॉक एडिक्ट में ये चीज़ वर्णित है कि हमने जो है कलिंगा वार लड़ा जिसका जो है परिणाम बड़ा ही हिंसक था। ये रॉक एडिक्ट 13 में ये लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट 13 में ये लिखा हुआ है कि हमने जो है मतलब अशोक जो है फ्रेंड्स अपने बारे में बताते हैं कि हमने जो है कलिंगा वार लड़ी 261 BC में। और इसमें जो है 1 लाख लोगों को जो है इसमें जान गया। और जो है बड़ा ही हिंसक ये वार था। और जो है हमने 1.5 लाख को जो है बंदी बना लिया था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोका मौर्य किस डायनेस्टी के थे? जो मौर्य डायनेस्टी के थे। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? इनका टाइम पीरियड 272 BC से लेके 272 BC टू ये जो है 230 BC तक था। मतलब फ्रेंड्स कुछ जगह फ्रेंड्स मतलब अशोक के बारे में कहा गया है ये जो है 37 ईयर्स जो है इंडिया पे रूल किए हैं। और कुछ जगह ऐसा कहा गया है ये जो है 36 ईयर्स जो है फ्रेंड्स ये रूल किए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अशोका द ग्रेट जो है ये 36 या 37, इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। जो ऑप्शन आएगा वो आप टिक कर सकते हैं। 36 आएगा तो 36 ईयर ये रूल किए हैं, 37 आएगा तो 37 ईयर ये रूल किए हैं इंडिया में। अगर हम 37 लेते हैं तो ये 272 जो है फ्रेंड्स इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? इसमें आप 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा?
269 आ जाएगा। 269 BC से लेकर के 230 BC तक जो है अशोका द ग्रेट जो है इंडिया पे रूल किए हैं। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के बारे में, तो सम्राट अशोक जो हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को जो है अपॉइंट किए थे। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या कहते थे अशोक? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ अशोका। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ये कहते थे राजुकस, मतलब इनके टाइम में कहा जाता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनके दरबार में थे उनको राजुकस कहा जाता था। अगर हम फ्रेंड्स बात करें अशोका द ग्रेट का पिलर जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अशोकन पिलर अशोक जो है फ्रेंड्स पिलर पे लिखवाए हैं, मतलब रॉक डिक्ट करवाए हैं, तो वो किस स्टेट में है, मतलब कौन सा लैंग्वेज में है? तो वो प्राकृत लैंग्वेज में है। अशोक जो है फ्रेंड्स प्राकृत लैंग्वेज का ये यूज़ करते थे। और फ्रेंड्स अशोक जो हैं ये बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने अटेंड किया। तो ये कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड किए थे? ये थर्ड अशोका द ग्रेट जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ये अटेंड किए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अशोका द ग्रेट जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो अटेंड किए, तो इनके टाइम में प्रेसिडेंट कौन था? इनके टाइम में प्रेसिडेंट जो था ये था तीसा। अभी फ्रेंड्स हम डिस्कस किए थे तीसा के इन्फ्लुएंस में ही अशोका द ग्रेट जो है ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अशोका द ग्रेट जो हैं इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड किया कब? ये किया 250 BC में। 250 BC में इन्होंने जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड किया। अब फ्रेंड्स बुद्धिस्ट काउंसिल को याद रखने का ट्रिक है RVPK, मतलब फर्स्ट हुआ राजगीर में, फर्स्ट कहाँ हुआ? राजगीर में। सेकंड कहाँ हुआ? वैशाली में। थर्ड कहाँ हुआ? इसी के बारे में अभी हम डिस्कस किए, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। मतलब पाटलिपुत्रा वाला जो है अशोका इनको करवाया और इसमें ये अटेंड किए थे। अशोका जो है ये फ्रेंड्स पाटलिपुत्र वाला ही अटेंड किए थे, ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और इसमें तीसा कौन था? प्रेसिडेंट था। तीसा प्रेसिडेंट था। लास्ट है के फॉर कुंडल के स्टैंड्स फॉर, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये कुंडल 1 में जो है अटेंड किया गया। अगर हम बात करें कुंडल 1 की, तो कुंडल 1 किस स्टेट में है? ये जो है कश्मीर में है। हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है? हु कमीशन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन कोची इन सितंबर 2022? तो INS विक्रांत, INS का फुल फॉर्म क्या होता है? INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी एस स्टैंड्स फॉर शिप। तो INS विक्रांत है क्या फ्रेंड्स? ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जो है ये इंडिजिनस, मतलब इंडिया में ही इसको बनाया गया है। कब, कहाँ? तो कोची में। कोची कहाँ है? केरल में है। केरल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है। अगर हम बात करें INS विक्रांत की, तो INS विक्रांत को जो बनाया है उस कंपनी का क्या नाम है? INS विक्रांत का जो है कंपनी नेम, तो इसको कौन सा कंपनी बनाया है? कंपनी का नाम है CSL। CSL का फुल फॉर्म क्या होता है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड
लिमिटेड। अब फ्रेंड्स INS विक्रांत को जो है बनाने में कितना खर्च हुआ है, तो ये हुआ है 20,000 करोड़। कॉस्ट कितना लगा है? कॉस्ट ऑफ मेकिंग INS विक्रांत इज 20,000, 20,000 करोड़ रुपया फ्रेंड्स INS विक्रांत को बनाने में लगा है। और इसका साइज़ क्या है? साइज़ मतलब डायमेंशन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है INS विक्रांत का? ये जो है 262 मीटर बाय 62 बाय 59 मीटर, मतलब ये लेंथ है, ये सारा मीटर में है फ्रेंड्स, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है। ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ये हाइट हुआ, ये फ्रेंड्स याद रखनी है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 15th है। तो जागोई जो है, जागोई इज ए मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। ये जो है जागोई, ये कहाँ का है? ये मणिपुरी डांस का जो है ये है स्टाइल है ये। तो मणिपुरी डांस इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का जो अभी CM कौन है? प्रेजेंट टाइम में मणिपुर का जो CM है ये है N बीरेन सिंह। ये फ्रेंड्स याद रखना है। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹2000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज हैज़ डैश मोटिव ऑन इट्स बैक। तो 2000 में जो है, जो 2000 का नोट है फ्रेंड्स, उसमें किसका चित्र रहता है? मोटिव क्या है उसका? तो 2000 में 2000 का नोट फ्रेंड्स सब आपने सब मतलब सब देखे होंगे, तो उसमें क्या रहता है पीछे? तो यहाँ फ्रेंड्स हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद रखने का। 2000 का नोट जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। 2000 क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप फ्रेंड्स मंगल पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो मंगल पर जाएंगे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, मतलब मंगलयान जो है इसके पीछे होता है। मंगलयान, इसको याद रखने का ट्रिक है कि अगर आपको जो है मंगल ग्रह पे जाना होगा, मार्स प्लैनेट पे, तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होगी। और सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होगी तो वो क्या है? सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा है? मतलब 2000 का नोट है सबसे ज़्यादा। इससे बड़ा तो नहीं ना फ्रेंड, अभी हमारे कंट्री में कोई नोट नहीं है। तो ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक ये है, वो है 500 रुपीज़ को याद रखने का ट्रिक। इसका मोटिव क्या है? तो 500 रुपीज़ का जो मोटिव है वो ये है कि अगर फ्रेंड्स 500 है तो इसको क्या कोई 500 बोलता है? नहीं बोलता है। 500 को हर कोई क्या बोलता है? 500 बोलता है। पान कैसा होता है फ्रेंड्स? पान अगर आप खाते हो तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, मतलब मुंह लाल हो जाता है। लाल हो जाता है मतलब क्या हो गया? लाल किला जो है वो किस पे रहता है? मतलब लाल किला जो है ये 500 नोट पे एज ए मोटिव रहता है। अगर हम बात करें ₹200 नोट को याद रखने का ट्रिक, तो 200 को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 200 बोलेंगे। 200 बोलेंगे मतलब दोषी। दोषी मतलब कोई हमको दोषी ठहराएगा तो क्या कोई ठहरेगा? नहीं, हम दोषी नहीं हैं बोलेगा। हम दोषी नहीं हैं, हम क्या हैं? सच्चा हैं। सच्चा है। सच्चा मतलब क्या हुआ? सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो है वो किस पे है फ्रेंड्स? वो 200 के नोट पे वो एज ए मोटिव है। अगर हम बात करें थर्ड, वो है हमारा 100, मतलब 100 रुपीज़ नोट। तो अगर फ्रेंड्स कोई व्यक्ति जो है, हम फ्रेंड्स ट्रिक बता रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है वो किसी रानी को देखा और वो बोला क्या? वाव बोला। वाव बोला तो रानी क्या की? रानी ये बात सुन ली और वो डायल की कितना? 100 पे वो डायल की। डायल 100, रानी जो है डायल की 100, तो क्या आई? पुलिस आई। पुलिस आई और उस व्यक्ति को ले गया जो बोला था रानी वाव। रानी को देख के जो वाव बोला था
उस व्यक्ति को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि 100 पे जो है मोटिव क्या है 100 का, ये है रानी की वाव, रानी की वाव। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे रुपीज़, मतलब 50 का जो नोट होता है 50 रुपीज़ का, इसको याद रखने का हम ट्रिक को डिस्कस करेंगे। 50 में लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, वाई है, यानी वाई है। तो इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है हम्पी। इसमें भी लास्ट में क्या है, वाई है, मतलब ई आ रहा है, मतलब वाई से आप हम्पी 50 ऐसे आप याद कर सकते हैं 50 रुपीज़ को। अगर हम बात करें 20 का नोट का, तो इसमें क्या होता है मोटिव, तो 20 को क्या बोलते हैं, हिंदी में 20 बोलते हैं। 20 कोई बोलेगा तो इसका अर्थ क्या हो गया, बीच। बीच से बीच कहाँ होता है, समुद्र, मतलब बीच जो है ये मान लेते हैं ये आइलैंड है, ये आइलैंड के चारों साइड क्या है, बीच है। बीच है तो ये मतलब क्या हो गया, ये आइलैंड हो गया, आइलैंड हो गया। बीच जो है आइलैंड के चारों साइड रहता है फ्रेंड्स, ये जो है चारों साइड क्या है, बीच है। तो बीच है तो आइलैंड आ गया। तो आइलैंड जो है हम लोग ज़्यादा किसके बारे में सुनते हैं, अंडमान एंड निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान एंड निकोबार जो है ये किस पे रहता है, 20 रुपीज़ का नोट पे रहता है। अगर हम थर्ड बात करें ₹10 की, ₹10 का याद रखने का ट्रिक क्या है, इसका मोटिव को याद रखने का ट्रिक ये है, आपको याद रखना है टेंशन। टेंशन, हर कोई टेंशन में रहता है। तो टेंशन का अर्थ क्या हुआ, टेंशन का अर्थ हो गया 10 मतलब 10, उसके बाद सन, SUN सन, सन मतलब क्या हो गया, सूरज हो गया। तो सन मतलब सूरज हो गया। सूरज को हम क्या कहते हैं, मतलब सन टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। सन टेम्पल मतलब हो गया कोणार्क सन टेम्पल, सन टेम्पल मतलब कोणार्क सन टेम्पल। कहाँ है ये, उड़ीसा में है। तो ये फ्रेंड्स रुपीज़ मतलब 10 रुपया का जो नोट है उसको याद रखने का ये ट्रिक है। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन है। चलिए इसको याद रखने का, इसको रीड करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट डैश आर्टिकल्स। तो हमारे कंट्री, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितना आर्टिकल मतलब है ओरिजिनल टेक्स्ट में, ये जो है फ्रेंड्स ये आर्टिकल है 395 आर्टिकल है। अगर हम बात करें ओरिजिनल टेक्स्ट में कितना जो है वो पार्ट्स है, ये 22 पार्ट्स है। अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट में कितना शेड्यूल है, ये 8 शेड्यूल्स है। अगर हम बात करें अभी की, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल है, ये 448 आर्टिकल्स है। कितना पार्ट्स है प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 25 पार्ट्स है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितना शेड्यूल्स है, ये जो है 12 शेड्यूल्स है। अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अमेंडमेंट हुआ है, अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुका है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया, मतलब एडॉप्शन का डेट क्या है, एडॉप्शन डेट ये हमने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को जो है फ्रेंड्स हम जो है क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं हर साल। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, ये तो पता ही होगा फ्रेंड्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब इन्फोर्स किया गया, मतलब लागू कब किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये तो फ्रेंड्स पता है, इसलिए फ्रेंड हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा 18th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ वे टू रिड्यूस द पोल्यूशन काउज टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ये जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स फॉसिल फ्यूल्स वह जो मतलब क्या करे, जिसको जलाने के बाद हमको हीट एनर्जी मिलता है, तो वही हुआ फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम एनर्जी के रूप में जो काम आता है वही हुआ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि क्या हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हुआ, ये क्या फ्रेंड्स ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं कंबसन की। कंबसन कंबसन क्या होता है। कंबसन जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और वो देता क्या है, हीट देता है। द प्रोसेस मतलब प्रोसेस इन विच a substance reacts rapidly with oxygen O2 and gives out heat। तो फ्रेंड इसको समझते हैं। तो ये जो है कंबसन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और देता क्या है, हीट देता है। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जांपल में लेते हैं जैसा कि कैंडल का जलना, मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर आप कैंडल को क्या करोगे, बर्न करोगे, तो उससे क्या आएगा, उससे हीट आएगा। हीट आता है ना, हमने सभी एक्सपीरियंस किया है, उससे क्या आता है, हीट आता है। और वो जलता क्यों है, मतलब जलने से पहले उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप वहीं पे कैंडल को अगर आप किसी चीज़ से ढक दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब जो है कैंडल जलना बंद हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, तपन कुमार पटनायक वॉन संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म। तो तपन कुमार पटनायक को जो है किस डांस में जो है ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड को जीता है, ये है छऊ डांस। छऊ डांस किस स्टेट का है, ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का है। उड़ीसा, झारखंड में जनरली जो है छऊ डांस होता है, परफॉर्म किया जाता है वहीं पे। अब फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह 20th क्वेश्चन। ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ये है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल, यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ये समझते हैं, यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 को फ्रेंड्स एक चीज़ हम देखते हैं, आइडेंटिफाई अ वे टू रिड्यूस द पोल्यूशन काउज टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबसन। अब आप फ्रेंड्स क्वेश्चंस को पढ़िए। एक ऐसा हमको वे बताना है जिससे क्या हो, पोल्यूशन घटे और काउज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जिससे पोल्यूशन घटे तो हमको इसके लिए एक स्टेप बताना। तो क्या करेंगे, हम कंबसन जो हो रहा है, मतलब रिएक्ट जो कर रहा है और आग और हीट जो दे रहा है, उसका हम प्रोसेस को क्या करें, हम उसका एफिशिएंसी जो है कंबसन को वो हम इंक्रीज कर देंगे, तो पोल्यूशन जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 18 का ये हो जाएगा आंसर। अब फ्रेंड हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे।
तो इसमें क्या आया हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को हम जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में जो है फ्रेंड्स इसमें 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को जो है हम खुद सज़ा नहीं दे सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति को कोई आम आदमी सज़ा नहीं दे सकता है। उसको सज़ा कौन देगा? उसको लॉ के द्वारा ही हम सज़ा दे सकते हैं, मतलब कानून ही सज़ा दे सकता है। आम आदमी किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है सज़ा। मतलब नो पर्सन, आर्टिकल पहले से फ्रंट 20 की अगर बात करें, आर्टिकल 20 में ये बात कही गई है प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses। कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम किया है या फिर उसको जो है मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसमें राइट दिया गया है। कोई व्यक्ति जो है खुद का बचाव कर सकता है। तो इसके अंदर जो है 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज के अकॉर्डिंग हम किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे सकते हैं लॉ के द्वारा ही। मतलब नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of a law। फ्रेंड्स इसको रीड करें। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ। ओके, मतलब लॉ के थ्रू ही हम सजा दे सकते हैं और ऐसे नहीं दे सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 20 का मतलब सेकंड नंबर का क्लॉज देखें, मतलब इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को जो है हम एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दे सकते हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति जो है किसी का मर्डर किया, मतलब एक मर्डर का कितना सज़ा है? 7 साल है। कोई एक मर्डर किया तो उसका 7 साल उसको सज़ा दिया जाएगा। अगर कोई 2 किया तो उसको 14 साल, कोई 3 किया तो 21 साल। अगर 3 मर्डर करेगा तो 21 साल। क्या ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जी नहीं, ये नहीं है। मतलब एक मर्डर करे तो 7 साल, 3 मर्डर करे तो 21 साल, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मर्डर करना एक क्राइम है जिसके लिए रूल क्या है? 7 साल है। अगर वो एक मर्डर करेगा तो भी 7 साल का उसको सज़ा दिया जाएगा। अगर वो 5 मर्डर करेगा तो भी उसको कितना सज़ा दिया जाएगा? 7 साल का ही सज़ा उसको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज में ये बात लिखी हुई है कि हम कोई भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए हम एक ही बार सज़ा दे सकते हैं, 2 बार नहीं, या फिर उसका सज़ा को डबल ट्रिपल ये नहीं कर सकते हैं। और हमारा सबसे थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 20 है, 20 का थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड क्लॉज ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो है खुद की गवाही नहीं दे सकता है। मतलब हम खुद की गवाही हम खुद देंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसको विटनेस से रिलेटेड है। आप शॉर्ट में फ्रेंड हम बताते हैं। थर्ड जो है विटनेस से रिलेटेड है और 2 जो है किससे रिलेटेड है? सेम ऑफेंस अगर हम आपको बोल दें सेम ऑफेंस, सेकंड वाला को याद रखने का ट्रिक है सेम ऑफेंस। फर्स्ट वाला को याद रखने का ट्रिक है, अगर आप ये याद कर लेते हैं लॉ के द्वारा ही सज़ा दे सकते हैं। मतलब सेम ऑफेंस के लिए जो है एक अपराध के लिए हम एक ही बार सज़ा दे सकते हैं। और जो है विटनेस मतलब हम खुद की गवाही खुद नहीं दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमरजेंसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इमरजेंसी हमारे कंट्री में कितने टाइप का है? तो फ्रेंड्स हमारे कंट्री में
तीन टाइप का इमरजेंसी है। और इमरजेंसी जो है, तो तीनों इमरजेंसी किस किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 352 में जो है कौन सा इमरजेंसी डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल 360, इसमें क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है अब तक हमारे कंट्री में कितनी बार लग चुका है? ये जो है 3 टाइम्स हमारे कंट्री में लग चुका है। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी कब, किस सिचुएशन में हमारे कंट्री में लग सकता है? ये लग सकता है कब? जब वार का सिचुएशन आए, या फिर युद्ध, या फिर आर्मी रिवोल्ट कर दे, मतलब आर्मी रिवोल्ट जब करे तो ये आएगा, या फिर अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर इंटरनल भी एग्रेशन हो जाए, इंटरनल रीजन से भी ये होता है। तो अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स हमारे कंट्री में लगा है। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो ये कब कब हमारे कंट्री में लगा है? ये एक सबसे फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी कब हुआ था? 1962 में। कब? इस टाइम में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, इसलिए इंडिया चाइना वॉर। नेक्स्ट हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी किस ईयर में लगा? ये लगा था 1971 में। क्यों लगा था? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर। और सबसे लास्ट टाइम जो थर्ड टाइम जो है ये इमरजेंसी लगाया गया कब? ये लगाया गया 1975 में, 1977 में। तो 1975 में किसके द्वारा लगाया गया? ये इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम था, इसलिए ये लगाया गया। अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी के थ्रू प्रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री में रूल करता है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो ये हमारे ये जो है स्टेट में लगाया जाता है। तो अब तक कितना टाइम ये जो है लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल? ये 115 टाइम्स लगाया गया है। और सबसे लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगाया जाता है? ये जब हमारे कंट्री में मतलब अगर फूड ग्रेन का कमी हो जाता है, अनाज का कमी हो जाता है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, या फिर बेरोजगारी मतलब बढ़ जाता है, या बैंक जो है बैंक में पैसा नहीं है, तो उस टाइम में जो है हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। क्या अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी टाइम्स लगा है? ये फ्रेंड आपको याद रखना होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन सा इमरजेंसी है जो अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। मतलब 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी लग चुका है 3 टाइम, और 356 स्टेट इमरजेंसी 115 टाइम्स लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये अब तक नहीं लगा है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। I will meet you in the next video. Please like and share this video and subscribe my YouTube channel Bharat Studies. Bye.